नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। आज जिस तरह से सरकार ने डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चुप्पी साध ली, उससे साफ हो गया कि एक बार फिर यह पद विपक्ष को नहीं दिया जाएगा। लग रहा है कि 240 सीटें आने के बाद भी बीजेपी सदन में सहयोग के मूड में नहीं है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी सहयोग और सहमति की बात कर रहे थे। आज फिर से संसद टकराव के उसी पुराने मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए पर्चा भरा है और विपक्ष की तरफ से 8 बार के दलित सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने। चुनाव 26 जून को होगा, सुबह 11 बजे। संख्या के हिसाब से ओम बिरला के लिए जीतना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि सर्वसम्मति और सहयोग को लेकर हिपोक्रेसी से भरे अपने प्रवचन के बमुश्किल 24 घंटे बाद ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव को अनिवार्य बना दिया है। परंपरा यह रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को तोड़ा है। दरअसल यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रधानमंत्री अभी भी 2024 के चुनावी नतीजों की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, जो कि उनके लिए व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि 17वीं लोकसभा में यानी 2019 से लेकर मार्च 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। 5 साल तक यह पद खाली रहा और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, सिर्फ इसलिए कि परंपरा थी कि यह पद विपक्ष को दिया जाता है। संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों होने चाहिए। अगर मोदी राज में संविधान का पालन किया जा रहा था तो फिर संविधान के आर्टिकल 93 का पालन क्यों नहीं हो रहा था? जब लोकसभा में नहीं हो रहा था तो फिर कहां हो रहा था? क्या प्रधानमंत्री मोदी से कोई पूछेगा और वे जवाब देंगे कि 5 साल तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं था? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की बात कर शर्तें थोपना चाहती है। न संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखते हैं और न ही संसदीय शब्दावली का ध्यान में रखते हैं। आज चर्चा करते हुए कहा, अब आप बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर।
ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है, वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं। नड्डा जी को याद नहीं है 2022 में ही हिपोक्रेसी शब्द को लोकसभा में असंसदीय घोषित कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा के बाहर तो बोल ही सकते हैं। अच्छा है उन्हें कर्नाटका, पश्चिम बंगाल का उदाहरण याद आ गया, लेकिन विधानसभा का उदाहरण देने से इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। क्या नड्डा के इन उदाहरणों से यह समझा जाए कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर इसलिए नहीं था क्योंकि 2019 से ही पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला में डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं दिया गया। अच्छी बात है नड्डा जी को यह सब याद आया, लेकिन आज से पहले भी क्या उन्होंने यह मुद्दा उठाया था, हम नहीं जानते। अगर नहीं उठाया था तो उन्हें बताना चाहिए कि क्या पहली बार यह सब पता चला है। बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। फिर नड्डा जी को यह भी बताना चाहिए कि यूपी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली क्यों है, मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं भरा गया, बिहार में स्पीकर बीजेपी का और डिप्टी स्पीकर जदयू का है। नड्डा जी को याद नहीं रहा होगा कि 2018 से 23 के बीच कर्नाटका में डिप्टी स्पीकर का पद जेडीएस और फिर उसके बाद बीजेपी को दिया गया था। यानी उस समय तो बीजेपी की ही सरकार थी। बीजेपी ने यह पद अपने पास क्यों रखा? क्या नड्डा जी को यह भरोसा रहा होगा कि कोई पत्रकार इसकी याद नहीं दिलाएगा, जो वो कहेंगे वही छाप देगा, वही आगे बढ़ाएगा? नड्डा जी को यह बताना चाहिए कि गुजरात विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के पास क्यों है। बीजेपी के अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता नड्डा जी मस्ट टेल कि उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है। क्या नड्डा जी ने यह सब रिसर्च नहीं किया? जिस बात को लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, खुद भी तो वही करते नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को सही उदाहरण नहीं रखने चाहिए? आपने भी नहीं पूछा, आप जनता ने, क्योंकि प्रचंड बहुमत के जोर पर ये सारे सवाल कालीन के नीचे ठेल दिए गए। राजनाथ सिंह ने जब कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया तब क्या उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांगेगा? तो क्या उनके पास पहले से जवाब तैयार नहीं होना चाहिए था? बिना जवाब के मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके स्पीकर के चयन को लेकर सहयोग मांगने का क्या मतलब रह जाता है? क्या यह मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान नहीं है? राहुल गांधी का कहना है खड़गे का अपमान किया गया है। इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? यूपीए के दोनों कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दिया गया। 5 साल तक करिया मुंडा डिप्टी स्पीकर रहे और उसके बाद चरणजीत सिंह अटवाल को यह पद दिया गया। अटवाल भी बीजेपी के ही सांसद थे। 2014 से 2019 के बीच एआईएडीएमके के एम थंबी दुराई को यह पद दिया गया, लेकिन 2019 से 2024 के बीच 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद किसी को नहीं दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा को जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों को चुनना होगा। लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, सदन किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। अब तक उपाध्यक्ष चुनने में सबसे लंबा समय 12वीं लोकसभा के दौरान लगा, जब जीएमसी बालयोगी के अध्यक्ष रहते हुए पीएम सईद को उपाध्यक्ष चुनने में 270 दिन लग गए। लेकिन 2019 से 2024 के बीच 5 साल बीत गए, कोई डिप्टी स्पीकर नहीं बना। यह पहली बार हुआ भारत के इतिहास में। सभी को पता है कि नए स्पीकर का चुनाव होना है। अगर सरकार आम सहमति से ही चुनाव चाहती है तो फिर उसने अभी तक डिप्टी स्पीकर के बारे में क्यों नहीं सोचा था?
पूरे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं था। आज अगर जनता ने विपक्ष को मजबूत नहीं किया होता तो यह सवाल भी प्रमुखता से नहीं उठ पाता। चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए। क्या गोदी मीडिया के किसी भी एंकर ने उनसे यह सवाल किया कि आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल से खाली है, आपने विपक्ष को यह पद क्यों नहीं दिया, संविधान का पालन क्यों नहीं किया? जबकि हर बार याद दिलाया गया कि डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। तब शायद प्रचंड बहुमत के प्रवाह में सरकार को लगा होगा कि हम संवैधानिक संस्थाओं के साथ कुछ भी कर जाएं, जनता कभी अपना दिमाग नहीं लगाएगी, वह इन बातों को अनदेखा कर देगी, क्योंकि धर्म की राजनीति में उसका दिमाग खत्म कर दिया गया है। देश में चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर होता है, संविधान कहां जनता समझती है, मगर इस बार जनता संविधान समझ गई। इसी संदर्भ में जब विपक्ष के सांसद पहले दिन हाथ में संविधान की किताब लेकर आते हैं तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि संविधान की लड़ाई एक दिन की नहीं होने वाली। जो इसके नाम पर लड़ने निकला है और जिससे लड़ने निकला है, दोनों की जवाबदेही अब बड़ी हो जाएगी। विपक्ष को भी एहसास होगा कि संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने का क्या मतलब है। अगर वह सरकार को इसकी कसौटी पर कसेगा तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को संविधान की कसौटी पर कसेगा। इससे जनता को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर दोनों संविधान के पहरेदार बन जाएं, सत्ता और विपक्ष, तो सरकार चलाने में भले कुछ कमियां रह जाएं, मगर सत्ता पर किसी गिरोह का कब्जा नहीं होगा। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग गिरोह के सरगना के इशारे पर काम नहीं करेंगे। संविधान की यह किताब बता रही है कि विपक्ष को एक नई ताकत मिली है और इस किताब के जरिए अपनी आवाज को विपक्ष मुखर रखना चाहता है। इसलिए राहुल गांधी की आवाज इन दिनों खनक रही है, अखिलेश यादव की आवाज चहक रही है, क्योंकि सबको एक नया मकसद मिल गया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष से सकारात्मक राजनीति और सहयोग की राजनीति की उम्मीद रखते हैं, तो क्या इस उम्मीद में सरकार की तरफ से सहयोग और सकारात्मक राजनीति शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी हमेशा विपक्ष को विपक्ष होने का लेक्चर देते हैं, कहते हैं जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। क्या वही जनता सरकार से यह उम्मीद नहीं रखती कि जब संविधान के आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर का पद होना चाहिए तो सत्ता पक्ष ने उस पद को 5 साल तक विपक्ष को क्यों नहीं दिया? 5 साल कम नहीं होते। और इस बार अगर नई शुरुआत करनी थी तो राजनाथ सिंह के पास प्रस्ताव होना चाहिए था, तभी उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन घुमाना चाहिए था। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। सुनकर लगेगा कि विपक्ष को कितनी जगह दी जा रही है, उसकी पूछ बढ़ने जा रही है, उसकी खोज हो रही है। लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद से ही पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री को अच्छे विपक्ष की छोड़िए, विपक्ष की ही कितनी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की बातों से लगता है विपक्ष को ही सरकार चलानी है। वो ये नहीं कहते कि सरकार कैसी होनी चाहिए, विपक्ष कैसा होना चाहिए, इस पर जरूर लेक्चर देते हैं। किस डिबेट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? विपक्ष के किस डिबेट की बात कर रहे हैं जिसमें ड्रामा था, लोकतंत्र की गरिमा नहीं थी? उन्हें उदाहरण देना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, कभी उन्हें इस पर भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, लोगों को उम्मीद रहती है अच्छा डिबेट हो, ना कि नखरे होते रहें और ड्रामा होता रहे। यही आज के अखबारों में हेडलाइन है, नखरे और ड्रामा ना करे विपक्ष। प्रधानमंत्री तो भूल ही गए और अखबारों को तो याद करने की हिम्मत नहीं, वरना याद दिला देते कि 2022 में लोकसभा में असंसदीय शब्दों की सूची बनाई गई। एक शब्द था ड्रामा, ड्रामा असंसदीय शब्द करार दे दिया गया। जिस लोकतंत्र में ड्रामा जैसा निर्दोष शब्द असंसदीय करार दे दिया जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लोकतंत्र की क्या हालत कर दी गई होगी। ड्रामा में ऐसा क्या है कि वह असंसदीय हो जाए? ड्रामा करना तो अच्छी बात है, स्कूलों में ड्रामा होता है और असली में भी मंचों पर ड्रामा होता है, और ड्रामा नकली भी होता है, जैसे कोई मगरमच्छ के आंसू रोता है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, यह भी तो ड्रामा है। आप ड्रामा कर सकते हैं, बात बात में रो सकते हैं, लेकिन संसद में ड्रामा कहेंगे तो असंसदीय हो जाएगा। यह शब्द किसके दौर में असंसदीय हुआ, इतना ही पूछ लेने से संविधान की रक्षा का ड्रामा साफ साफ सामने आ जाएगा। यही नहीं, विनाश पुरुष जयचंद जुमलाजीवी को भी असंसदीय करार दिया गया। यह किसके फायदे के लिए या किसे बचाने के लिए किया गया? अंग्रेजी के भी कुछ शब्द जैसे करप्ट, अशेम्ड, इनकॉम्पिटेंट को असंसदीय शब्दों की सूची में डाला गया। क्या इन शब्दों के बिना संसदीय राजनीति हो सकती है? क्या किसी सरकार को, मंत्री को इनकॉम्पिटेंट कहना असंसदीय हो जाएगा? यह सब होता रहा, लेकिन गोदी मीडिया ने जनता के बीच इन बातों को, इनके खतरों को ठीक से पहुंचने नहीं दिया, और न जनता को होश रहा कि यह सब हो रहा है। किसानों के आंदोलन को आंदोलन जीवी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और बसपा के सांसद दानिश अली को जब सांप्रदायिक गालियां दी गईं, तब क्या प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इस सांसद का बचाव किया, साथ दिया? नहीं किया। पिछले साल संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सांसदों को निलंबित कर कानून पास करवाया गया। इसी संसद में विपक्ष ने आरोप लगाया कि उसके बोलने के समय माइक बंद कर दी जाती है। मार्च 2023 का यह पत्र है। कांग्रेस के तब के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा कि विपक्ष के माइक बंद कर दिए गए हैं और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। यह पत्र बता रहा है कि विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है और सरकार क्यों डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं देना चाहती है। संसदीय प्रावधानों के विद्वान पीडीटी आचार्य ने द वायर को बताया था कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपसभापति को अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसदीय समिति का सदस्य होने पर उपसभापति को उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष के विपरीत वह सदन में बोल सकता है, उसके विचार विमर्श में भाग ले सकता है और सदन के समक्ष किसी भी प्रश्न पर सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है। लेकिन वह तभी ऐसा कर सकता है जब अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रहे हों। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां आज के हालात पर और विशेषकर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर 100% सटीक बैठती हैं। वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है, और वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो नरेंद्र मोदी के खोखले दावे, उनके खोखले शब्द जैसे कि समन्वय, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिज्म, ये सब बनाने की बातें करता है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिरला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं, कोडेकुनिल सुरेश जी,
उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य हैं 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं, जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र का हर दम, हर वक्त, हर मोड़ पर दम घोटने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत हमें देश की जनता ने दी है। इसीलिए हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप होता है। तो इसीलिए डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को डिप्टी स्पीकर के पद पर भरोसा नहीं? संविधान में तो इसका प्रावधान है, फिर इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? यह संविधान के चुनावी आंदोलन का ही असर था कि चुनाव खत्म होते ही सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में संविधान की किताब रखी गई। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संदेश देना चाह रहे थे कि उन्हें इशारा समझ आ गया है, लेकिन क्या यह संदेश काफी है? संदेश की गंभीरता तब मानी जाती जब इसकी शुरुआत डिप्टी स्पीकर के पद से हो जाती, सदन में जवाब देने के लिए हाजिर होने से हो जाती। मॉनसून सत्र में देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी सवालों के मौखिक जवाब देते हैं या नहीं। पता चल जाएगा कि संविधान की किताब के आगे शीश नवाने का क्या मतलब है। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं? कि 10 साल में जो परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी उनके लिए परंपरा की शुरुआत पिछले 10 साल से शुरू होती है। पहले की परंपरा का कोई मतलब नहीं। उस परंपरा में डिप्टी स्पीकर का पद ही गायब है, खाली रखा गया 5 साल। यही उनकी 10 साल की स्थापित परंपरा और उस परंपरा की विरासत है। बहुमत की आंधी में पर्दा जरा मोटा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब दिखने लगा है। देखिए कि संविधान की किताब की पूजा हो रही है या संविधान के प्रावधानों और उसकी परंपराओं का पालन किया जा रहा है। संसद को मंदिर कहकर उस संसद में क्या हुआ, जरा याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को दोबारा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।